हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 4, जिसका नाम है मिसलेनियस कंपाउंड। तो मिसलेनियस कंपाउंड में हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे एक्सपेक्टोरेंट्स। अब देखिए, एक्सपेक्टोरेंट्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सपेक्टोरेंट्स, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं, बेसिकली एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं? एक्सपेक्टोरेंट्स वो एजेंट होते हैं, अब ध्यान से समझिएगा, जो क्या करते हैं, आपके सिक्रीशन ऑफ स्फुटम, ठीक है, उसको इनहेंस करते हैं, बढ़ा देते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मेनली किसके लिए यूज होते हैं? कफ के लिए, ठीक है। कफ कहां होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं? अब देखिए, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र जो होता है आपका, अगर मैं अपनी गंदी सी ड्राइंग से आपको बताऊं तो ये आपके फेफड़े हैं। ऐसे फेफड़े भी भगवान किसी को ना दे, इस तरह से, ठीक है। और ये आपका क्या है? ये देखिए, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्रैकिया। यहां से तो ऊपर को चले गए, यहां पर मुंह आ गया आपका, ठीक है। या आपने यहां से कुछ खाया तो सांप का जैसा मुंह लग रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए इसको, ठीक है। ये आंखें हैं, ये आपका मुंह है, ये शक्ल मेरे दुश्मन की है, ठीक है। यहां से गया और ये है आपका ट्रैकिया, ठीक है। यह है आपका ट्रैकिया। यह है आपका ब्रोंकाई, ठीक है। और यह है लंग्स, फेफड़े। लंग्स हिंदी में बोलते हैं फेफड़े, ठीक है। दो फेफड़े होते हैं हमारे पास। इनका काम क्या होता है? सांस तो ये लेते ही हैं, बहुत इनके काम होते हैं, उस पर हम नहीं जाते हैं अभी। बेसिकली हम ये पढ़ रहे हैं, हम अभी कोलोजी तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? देखो, इस बेसिकली क्या होता है कि आप लोग क्या करते हो, तो आप लोग बेसिकली ये क्या है, जो आपका फेफड़ा है, ठीक है, इसमें क्या होता है? कफ जमा हो जाता है। कफ को हिंदी में बोलते हैं बलगम। अगर बलगम बोलो या स्पुटम बोलो, या तो इसको स्पुटम बोलो या इसको बलगम बोलो, बलगम या स्पुटम, ठीक है। तो वो जो स्पुटम है, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर जमा हो गया आपका स्पुटम, इस पर्टिकुलर प्लेस में जमा हो गया इधर, ठीक है, ठीक है। ब्रोंकाई में जमा हो गया, आपके ट्रैकिया में यहां जमा हो गया बलगम, ठीक है। तो आपको क्या होगी? खांसी होगी। अब खांसी भी दो टाइप की होती है, एक तो बलगम वाली खांसी होती है, एक नाम आपने और सुना होगा, ड्राई कफ। अब देखिए, सूखी खांसी, सूखी खांसी, मेरी हिंदी खांसी, ठीक है, सूखी खांसी। तो ये जो सूखी खांसी है आपकी, ये और बलगम वाली खांसी, ठीक है, दो टाइप की होगी। अभी हम सिर्फ ये बलगम वाली खांसी की बात कर रहे हैं, स्पुटम वाली हम खांसी की बात कर रहे हैं, कफ जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। कफ मतलब जो आपके गले में जैसे कुछ कफ जमा हो गया, उसको, उसके सिक्रीशन को जो बढ़ा देता है, हेल्प करता है कि वो जो है धीरे धीरे जो है ऊपर से बाहर निकल जाए। नीचे से तो निकल नहीं सकता बाहर, क्यों? क्योंकि यहां पर है, फेफड़े हमारे इधर होते हैं, तो नीचे जाने के बजाय अच्छा ये रहेगा कि हम इसको ऊपर से जो है एक्सक्रीट आउट कर दें, ठीक है। तो खांसी जो मुंह से जो आती है, बाय द ओरल रूट आप खांसते हो तो आपका बलगम बाहर निकलता है, ठीक है। तो उस बलगम में जो हेल्पफुल होता है वो है एक्सपेक्टोरेंट्स। जैसे जितने भी सिरप, कप सिरप वगैरह आते हैं, वो ये सब वो क्या होते हैं? एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं, ठीक है, ज्यादातर।
तो हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं आज। तो बेसिकली इसकी इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, जो हेल्प करते हैं क्या हेल्प करते हैं। नोट्स आपको नीचे मिल जाएंगे। मेन अभी यहाँ पर आप समझ लीजिए, ठीक है, रटने की कोशिश मत कीजिए, समझ लीजिए कि जो एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब देखिए मैं क्या बोलूँगा, एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे ट्रैकिया से ब्रोंकाइस से, ठीक है, क्या करते हैं, स्फुटम को, बलगम को बाहर निकालने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, कैसे हेल्पफुल करेंगे, इनकी सिक्रीशन को बढ़ा देंगे, अगर ज़्यादा है तो इनको बढ़ा देंगे जिससे वो जो है बाहर आ जाए। अब बढ़ाएंगे तो बाहर कैसे आएगा, ये हम आगे इसके मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह है इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो है दो टाइप के होते हैं आपके एक्सपेक्टोरेंट्स। पहला होता है पहला क्या होता है, हाँ, पहला होता है सिडेटिव और दूसरा होता है स्टिमुलेंट। ठीक है, सिडेटिव एक्सपेक्टोरेंट है, यार सिडेटिव लिख देता हूं। ठीक है, दूसरा होता है स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं सिडेटिव की। सिडेटिव क्या करता है, अब इसका मैकेनिज्म कुछ दूसरे टाइप का है क्लासिफिकेशन में। ठीक है, सिडेटिव क्या होते हैं, ये क्या करता है आपका, बेसिकली ये जो है आपके गैस्ट्रिक जो स्टमक है, ये जो स्टमक है आपका, इसमें इरिटेशन कॉज कर देता है, जिससे क्या होता है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स ऊपर को आने लग जाती है चीजें, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो जाता है। अब आपको पता है कि ये जितना भी ये श्वसन तंत्र है, ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है जो आपका, ठीक है, पाचन तंत्र जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। हमारी पूरी बॉडी जो है पूरी जुड़ी हुई है। हम कुछ भी सोचते हैं, एकदम से हमें भूख लग जाती है, एकदम से हमें गुस्सा आ जाता है, तो ये सब कुछ क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, चीजें हैं और कनेक्टेड है। अब देखिए मैंने क्या बोला। तो अब क्या होता है इसमें कि आपका स्टमक में ये हम जो सिडेटिव जो एक्सपेक्टोरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, आपके स्टमक में इरिटेशन कॉज कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। ठीक है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो जाता है। ठीक है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की कंडीशन आ जाती है और जो है अपना ये हेल्प करता है, फिर उसके बाद जो है ये स्पुटम जो है बाहर आ जाए। ठीक है, ऊपर को आएगा। ठीक है, गैस्ट्रिक में क्या हो जाता है, रिफ्लक्स हो रहा है, गैस्ट्रिक का रिफ्लक्स हो रहा है। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स क्या होता है, मैंने बता रखा है पहले अपने लेक्चर्स में। ठीक है, मतलब पूरे अच्छे से एलाबोरेट किया हुआ है, एसिडिफायर्स में या एंटासिड किसी में किया हुआ है। तो क्या होता है, सब कुछ ऊपर को आने लग जाता है। ठीक है, तो क्या जितना भी स्पुटम है, जो ट्राइकिया में कोई स्पुटम है फंसा हुआ, मेनली ये बेसिकली हम यूज करते हैं ट्राइकिया के लिए। इधर ये जो वो है ट्राइकिया जो है, इसमें अगर कुछ फंसा हुआ है तो हम इसको उसके थ्रू जो है रिफ्लक्स के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो हो गया आपका सिडेटिव। दूसरा होता है स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट क्या करते हैं, हमारे इसमें जो अपना पूरा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, सिक्रीटरी सेल्स होती हैं। जो सिक्रीटरी सेल्स क्या होती हैं, वो मटेरियल सिक्रीट करती हैं। ठीक है, लिक्विड फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, तो वो फ्लूइड को इंक्रीज कर देता है। अब फ्लूइड को इंक्रीज करने से क्या होगा, अब ध्यान से समझिएगा चीजों को। ठीक है, फ्लूइड तो पहले से ही है, हम उसको बढ़ा क्यों रहे, क्यों, देखिए हमारे पास बहुत कम चीज है, लेकिन अगर हमें उसको एकदम से बाहर निकालना है, तो अगर हम उस चीज में थोड़ा सा वो ज्यादा उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलूँगा, अमाउंट बढ़ जाएगी तो वो चीज अच्छे तरीके से बाहर निकल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो स्फुटम होता है आपका, वो मान लो आप जैसे हनी है, शहद है जैसे, तो आपके पास एक डिब्बा है, उसमें इतना सा शहद बचा हुआ है, थोड़ा सा शहद बचा है। ठीक है, और क्या है, शहद बहुत गाढ़ा है, तो ये बाहर नहीं आ पा रहा है। तो या तो आप इसमें जो है थोड़ा सा वाटर या कुछ ऐसा फ्लूइड डाल दो जो इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, मतलब इसकी विस्कोसिटी को कम कर दे। विस्कोसिटी को क्या कर दे, कम कर दे। विस्कोसिटी कम हो जाएगी, जिसे बोलते हैं हिंदी में शांता। अब देखिए, शांता जो है इसकी कम हो जाएगी, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, तो विस्कस नहीं होगा। जितना कम विस्कस होगा, गाढ़ापन जितना कम होगा, अब इसको शांता समझ नहीं आ रहा तो गाढ़ापन, ठीक है, जो भी इसकी
इसका जो गाढ़ापन है वो जैसे ही कम होगा तो इसका बहाव बढ़ जाएगा। अब देखिए मैंने क्या बोला, मतलब जितनी विस्कोसिटी कम होगी उतना उसकी फ्लो जो है, उसका फ्लो प्रॉपर्टी जो है बढ़ जाएगी। विस्कोसिटी कम इज इक्वल्स टू इंक्रीज द फ्लो, ठीक है। फ्लो बढ़ जाएगा तो एकदम से जो है बाहर निकल जाएगी। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेंट में क्या कर रहे हैं, हम स्टिमुलेट कर रहे हैं। स्टिमुलेंट मतलब जो भी हम एजेंट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई कफ सिरप दिया, वो क्या है, स्टिमुलेंट है, उसका स्टिमुलेंट क्लासिफिकेशन के अंदर वो आता है। तो वो क्या करेगा, सिक्रीटरी सेल्स को जाके स्टिमुलेट कर देगा। तो उस सिक्रीटरी सेल से क्या होंगे, फ्लूइड जो है सिक्रीट होगा, इसमें मिक्स होगा इस स्पुटम में और इसको इसकी विस्कोसिटी को कम कर देगा। ये साथ में मैकेनिज्म में मैंने बता दिया, लेकिन मैं फर्दर मैकेनिज्म की बात और करूंगा इसके बाद, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये जो स्पुटम है ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा कम हो जाएगा, ठीक है, विस्कोसिटी कम हो जाएगी और एकदम से इजीली बाहर निकल जाएगा। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन। दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, सिडेटिव और स्टिमुलेंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ठीक है, कि क्या इसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इसके, आई होप आपको समझ आ रही होगी चीजें, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप डीएम कर सकते हो और इंस्टा पे, और जो है कमेंट भी कर सकते हो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें, अब देखिए इसमें क्या है, दो मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म है स्पुटम वाले कफ के लिए, दूसरा है ड्राई कफ के लिए। तो हम पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं। तो सेम वही मैकेनिज्म जो मैंने अभी बताया, ये क्या करता है, विस्कोसिटी को, क्योंकि जो स्पुटम है, जो बलगम है, स्पुटम जो है आपके पास, वो क्या है, स्पुटम क्या है आपके पास, वो बहुत ज्यादा विस्कस है। तो ये क्या करता है, पहले मैकेनिज्म के हिसाब से स्पुटम को विस्कोसिटी कम कर देता है। जैसे विस्कोसिटी कम हो जाएगी, अब आप खुद ही बताओ, अब ध्यान से समझना मैं इन चीज़ों को। जैसे इसमें मान लो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा विस्कस है, कुछ ही मान लो, शहद ही मान लो, शहद एक कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, एकदम से बहुत टाइम से रखा हुआ, हम उसको उल्टा करते हैं, वो निकलता ही नहीं है बाहर। तो अगर आपका जो कफ है, कफ भी ऐसा ही होता है, ठीक है, क्या होता है, बहुत गाढ़ा हो गया है कफ, अब आप खांस रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, कफ बाहर नहीं निकल पा रहा है, कफ एकदम जम गया है। और कभी कभी क्या होता है, ये बहुत खतरनाक कंडीशन होती है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है ऐसी कंडीशन में कि आपका कफ जो है बिल्कुल जम गया है, हिल ही नहीं रहा है, और वो क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फिर यहाँ ये जो वॉल्स हैं, इनमें क्या कर रहे हैं, रप्चर हो जा रही है वॉल्स, ठीक है, ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है मुंह से, ठीक है, लेकिन बलगम नहीं निकल रहा है, बलगम एकदम चिपक गया है गोंद की तरह, ठीक है, गम की तरह। तो अब हमने क्या करना है उसमें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या मैकेनिज्म, तरीका कैसे ये करता है, ठीक है, क्या इसका मैकेनिज्म है, इसके पीछे की क्या साइंस है, क्या विज्ञान है इसके पीछे का, इसे बोलते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये जो है इसकी विस्कोसिटी को कम कर दे रहा है, इसका जो विस्कस इतना गाढ़ा जो हो रहा है उसको कम कर दे रहा है। वो क्या कर रहा है, जा रहा है, अब वो क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टोरेंट नहीं कर रहा है, एक्सपेक्टोरेंट तो जाके सिक्रेटिव मसल्स को जो है प्रेरित कर रहा है कि वो उसको कुछ अपने फ्लूइड जो है, बॉडी फ्लूइड जो है उसको सिक्रेट करे, निकाले। तो जैसी ही सिक्रेटरी सेल्स होती है, मान लो यहाँ कहीं पर सिक्रेटरी सेल्स हैं, ठीक है, वो यहाँ से सिक्रीशन को बढ़ा देगी। तो ये सिक्रीशन जाके क्या कर देगा, ये पर्टिकुलर ये जो स्पुटम है इसमें जाएगा और इसको धीरे धीरे यहाँ से सिक्रेटरी सेल्स जो हैं जाएंगी और धीरे धीरे इसे क्या करेंगी, इसमें मिक्स होंगी। मिक्स होने के बाद इसको भी धीरे धीरे जो इसका गाढ़ापन है उसको कम करेगी। ये धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। अभी पानी की तरह तो होगा नहीं, लेकिन इसका गाढ़ापन इतना कम हो जाएगा कि हल्का हल्का बहने लग जाए। और फिर जो हम ऐसे करके खांसेंगे तो साथ में हमारा कफ भी निकलेगा और उस कफ को हम फिर थ्रो कर देंगे, फेंक देंगे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा कफ हुआ हो तो आप क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, कफ आता है और बैठे रहते हैं। आप कहीं पर बैठे हो, अगर आपका इमीडिएटली बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, आपने कोई एक्सपेक्टोरेंट ली, तो आपका कफ अगर बन रहा है तो जाओ और उसे स्प्लिट आउट कर दो, बाहर निकाल दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, विस्कोसिटी कम होगी। मेन काम क्या है, विस्कोसिटी को कम करना। क्यों कम करना, विस्कोसिटी कम होगी तो क्या हो जाएगा, उसकी जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा। अब देखिए, ठीक है, फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। जैसे ही फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है।
समझ आ रही है चीज़ें, ये बाहर निकल जाएगा एकदम से, और हमारा मेन काम क्या है, जो ये है ये खाली हो जाए, ठीक है, जो इसमें पूरा जो कफ है ये खत्म हो जाए। तो ये है इसकी पहला मैकेनिज्म, ठीक है। दूसरे का सिस्टम दूसरा है। दूसरा हम क्या, ड्राई कफ के लिए। अब ड्राई कफ मतलब है सूखी खांसी। अब यार इसका जो कंसेप्ट है दूसरा है, क्योंकि यहां तो बलगम है ही नहीं, यहां ये कुछ नहीं है, बलगम नहीं है इधर पे, क्योंकि सूखी हुई है खांसी, जो है सूखी हुई है, ठीक है। तो यहां पर जो है बिल्कुल भी बलगम नहीं जमा हुआ है। तो अब हो क्या रहा है, फिर भी खांसी आ रही है, ठीक है। तो क्या हो गया है, जो यहाँ का एरिया है ना वो काफी ड्राई सा हो गया, सूखी खांसी है ना, ड्राई हो गया एरिया। तो और ऊपर से खांसी हो रही है हम खांस रहे हैं, लेकिन ये बलगम की आवाज नहीं हो रही, एकदम से मतलब खोखली सी आवाज आ रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बज रहा है अंदर से, ठीक है। तो वैसे इसमें अगर साउंड आती है आपकी, तो आपको इस एक्सपेक्टोरेंट से जो है, ये कफ वाले एक्सपेक्टोरेंट से, स्पुटम वाले एक्सपेक्टोरेंट से कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए आपको दूसरे एक्सपेक्टोरेंट्स लेने पड़ेंगे बेसिकली। तो ड्राई कफ के लिए जो भी हम लेते हैं कफ सिरप वगैरह, वो अलग होते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, उनका मैकेनिज्म अलग है। वो क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ जाके जो है वो भी क्या करते हैं, उनके सिक्रेटरी सेल्स भी जो है अपने सिक्रीशन को, फ्लूइड को बढ़ा देती है। फ्लूइड यहाँ पर भी आता है, फ्लूइड वहाँ भी आता था। फ्लूइड वहाँ आके क्या करता था, फ्लूइड वहाँ आके जो है, वहाँ मतलब पहली वाली मैं बलगम वाली खांसी की बात कर रहा हूँ। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, मुझे थोड़ा डाउट है। खैर मैं एक बार रिवाइज भी कर दूंगा इसको। वो क्या करता था, जो हम पुराने वाले उसकी बात कर रहे हैं, स्पुटम वाली जो खांसी है उसकी बात कर रहे हैं, वो उसमें जो सिक्रेटरी सेल्स आती थी, वो अपने फ्लूइड को सिक्रेट करती थी, वो कफ के साथ मिलता था, उसकी विस्कोसिटी कम करता था और बाहर निकल जाता था। लेकिन ये सूखी खांसी जो ड्राई कफ है, इसमें क्या कर रहा है, ये सिक्रेटरी सेल्स को प्रेरित कर रहा है हमारी बॉडी। ये जो कफ है, एक्सपेक्टोरेंट जो हम ले रहे हैं, ये एक्सपेक्टोरेंट अंदर जा रहा है और जो सिक्रेटरी सेल्स हैं उसको स्टिमुलेट कर रहा है, और यहाँ पर फ्लूइड आ रहा है। लेकिन ये फ्लूइड क्या कर रहा है, पर डिमलसेंट एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। डिमलसेंट एक्शन मतलब क्या होता है, वो एक्शन जहां पर ये डिमलसेंट एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है पर्टिकुलरली जिस बॉडी पार्ट में, तो वहां जो है इरिटेशन कम हो जाएगी, इन्फ्लामेशन कम हो जाएगी। देखो सूखी खांसी में बेसिकली क्या होता है, आप खांसते रहते हो, तो आपका जो वॉल है, अगर हम इतना पार्ट को कट करके, यहाँ मैं इसको जूम करके दिखाऊं आपको, तो ये जैसे फॉर एग्जांपल इतना सा पार्ट है, तो आपको बार बार यहाँ से खांसी हो रही है, मतलब हवा, एयर जा रही है यहाँ से बार बार, ठीक है। तो एयर है, और यहाँ पर क्या, ये पूरा ड्राई है, क्योंकि यहाँ पर आपको खांसी हो रही है तो ड्राई है, तो बार बार एयर जा रही है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा रप्चर सा हो जाएगा, और यहाँ जो है ब्लड फ्लो होने लग जाएगा, इन्फ्लामेशन होने लग जाएगी, इरिटेशन होने लग जाएगी, पेन होने लग जाएगा, बहुत दर्द होती है यहाँ फेफड़ों में, छाती में बहुत दर्द होने लग जाती है। तो इसको करने के लिए हमारे पास क्या है, जो फ्लूइड आके यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्या कर दे, लुब्रिकेट कर दे, थोड़ा सा चिकना सा कर दे। उससे क्या होगा, अगर आपको खांसी आ भी रही है तो ईजिली यहाँ से पास हो जाएगी। खांसी आ रही है, ईजिली यहाँ से पास हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर लुब्रिकेशन है, प्रॉपर लुब्रिकेशन। अगर ये ड्राई हो गया तो फिर क्या करेगा, ये पेन करेगा, इरिटेशन कॉज करेगा। तो हमको क्या करना है, फ्लूइड को, ये एक्सपेक्टोरेंट्स को क्या करना है, जो दूसरे ड्राई कफ के लिए जो भी हम एक्सपेक्टोरेंट ले रहे हैं, उसको क्या करना है, उसको आना है, उसको आके जो है सिक्रेटरी सेल्स को स्टिमुलेट करना है, जिससे क्या होगा, फ्लूइड आएगा, और वो फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ पर जाके इसको क्या करेगा, थोड़ा सा लुब्रिकेट कर देगा, और जो है यहाँ से जो है आपका जो कफ है, वो कफ तो नहीं है, मतलब जो खांसी है वो इजीली हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे जो है ये पूरे अच्छे तरीके से लुब्रिकेट हो जाएगा, और यहाँ का जो सूखापन है, जो ड्राइनेस है, वो चली जाएगी, और आपकी खांसी भी धीरे धीरे जो है रिकवर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दूसरा, ठीक है। तो हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पहला है, पहले में हम क्या करते हैं, विस्कोसिटी को कम कर रहे हैं, फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं, और स्पुटम को बाहर निकाल रहे हैं। दूसरे में चूंकि इसमें स्पुटम है ही नहीं, बलगम है ही नहीं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन कम हो रहा है, डिमलसेंट एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, इन्फ्लामेशन कम हो रहा है, इरिटेशन कम हो रही है, और जो है इजीली ज़्यादा प्रॉब्लम, पेन नहीं हो रहा है। तो ये है आपका एक्सपेक्टोरेंट्स, ठीक है। इसमें हम 2 ड्रग पढ़ेंगे। एक पहली ड्रग है आपकी पोटेशियम
आयोडाइड, ठीक है, और दूसरी ड्रग है अमोनियम क्लोराइड। अब जो अमोनियम क्लोराइड है वो मैंने यूनिट 3 में एसिडिफायर्स करके, अगर आप देखोगे यूनिट 3 में है एसिडिफायर्स, उसमें मैंने कवर करा रखी है। लेकिन अगर पेपर में आता है अमोनियम क्लोराइड किसी भी नाम से आए तो आप दोनों में सेम लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको अगर कोई दिक्कत है कि आपको वहां जाके अब वो वीडियो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको पर्टिकुलरली टाइप करना पड़ेगा, तो मैं उस वीडियो का उतना पार्ट कट करके, जो अमोनियम क्लोराइड वाला पार्ट है उतना उस वीडियो से मैं कट करके इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, ताकि आपको अमोनियम क्लोराइड दोबारा से आप इसको देख सकें, रिवाइज हो जाए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मेरा पहले से मेरा सब्सक्राइबर है, वो देख रहा है, जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ साइमल्टेनियसली, वैसे वैसे देखता जा रहा है, तो उसको अमोनियम क्लोराइड में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, उसे वो समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो चीज़ें जो है सेम है, लेकिन अलग अलग ड्रग प्रॉब्लम्स के लिए है। तो हम इसमें अभी सिर्फ जो है एक ड्रग कवर कर रहे हैं, बाकी दूसरी ड्रग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन मैं उसका भी वो वीडियो भी पर्टिकुलरली, लिंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वीडियो की बात कर रहा हूँ, इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर इसे देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं पोटेशियम आयोडाइड की। तो ये है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो Ki होता है, ये सब आपको पता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। 2 टाइप की इसमें मेथड अप्लाई होती है, पहला हम लेबोरेटरी मेथड करेंगे, दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। सबसे पहले हम लेबोरेटरी मेथड की बात करते हैं। 2 स्टेप में ये रिएक्शन होती है, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है बेसिकली, ठीक है, ये स्टेप है, आपको इसको वो ना कर दे, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकेंड, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, पोटेशियम, अब ध्यान से समझिएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, आयोडीन के साथ करते हैं, ठीक है। तो हमको मिलता है पोटेशियम आयोडेट। ये क्या है, पोटेशियम आयोडेट, ठीक है। ये जो पोटेशियम आयोडेट है, ठीक है, उसके बाद प्लस हमें यहाँ भी Ki मिल जाता है, यहाँ पर हमें पोटेशियम आयोडाइड मिल रहा है, ठीक है, और वाटर अलग हो जाता है आपका, ठीक है। रिएक्शन को आप देख लीजिएगा, पूरा प्रॉपर जो है ये बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर नहीं है तो कर लीजिएगा, वैसे ही बैलेंस है, ठीक है। अब हम फर्दर इसको क्यों कर रहे हैं, अब देखिए मैं क्या बोलूँगा, क्यों, क्योंकि अभी क्या है, यहाँ पर Ki रखा हुआ है, ठीक है। तो Ki रखा हुआ है, तो इसमें से भी तो हम Ki को निचोड़ेंगे ना, हम जब तक पूरा, हम इंडियंस हैं भाई, जब तक हम सामान को अच्छे तरीके से यूज़ ना करते, क्योंकि हम वेस्ट नहीं करते, ठीक है, जब तक हम उस पूरे तरीके से उसे यूज़ ना करते हैं, भले हमें टूथपेस्ट को जो है बेलन से घिस के जो है उसमें से एक एक कतरा टूथपेस्ट का निकल जाना चाहिए, तब तक जो है हम सामान को यूज़ करते रहते हैं। वैसे हम इसको कैसे छोड़ दें, पोटेशियम आयोडेट को, ये केमिकल है तो इसको हम छोड़ देंगे नहीं। तो फिर जो पोटेशियम आयोडेट है, इसकी रिएक्शन हम, ये क्या है, चारकोल, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम चारकोल के साथ करेंगे, तब जाके पोटेशियम आयोडेट हमको मिल जाएगा, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें CO जो है, ये CO, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या CO अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से Ki तो है ही नहीं, कुछ ले ही नहीं सकते, तो ये आपका फाइनली जो है पोटेशियम आयोडाइड मिल जाएगा। तो पोटेशियम आयोडाइड यहाँ भी मिल गया आपको, यहाँ भी मिल गया, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने क्या करा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आयोडीन के साथ करी तो हमको पोटेशियम आयोडेट मिला, और आपको पोटेशियम आयोडाइड मिल गया। फिर पोटेशियम आयोडेट की रिएक्शन हमने चारकोल के साथ करके फिर से फर्दर हमको पोटेशियम आयोडाइड मिल गया है। ये तो है लेबोरेटरी मेथड, कम अमाउंट में अगर बनाना है। अगर इंडस्ट्रियल मेथड है, भाई अमाउंट में बनाना है, तो हमको क्या करना है, तब हम क्या करेंगे, जो आयरन है, अब देखिए यहाँ पर Fe आ गया, आयरन आ गया, तो ये आयरन की रिएक्शन हम आयोडीन के साथ करेंगे, I2 के साथ करेंगे फर्दर, तो हमको मिलेगा ये। अब ये क्या है भाई, ये क्या बोला है, इसका नाम है फेरोफेरिक आयोडाइड। तो ये जो फेरोफेरिक आयोडाइड है, इसकी रिएक्शन फिर हम, ये भी दो स्टेप में होती है, स्टेप 1 स्टेप 2, 2 स्टेप में ये भी होती है रिएक्शन, ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या है, ये जो फेरोफेरिक आयरन है, इसकी रिएक्शन फिर हम फर्दर किससे करेंगे, K2CO3। K2CO3 क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। टिपिकली पोटेशियम कार्बोनेट के साथ फिर हम इसकी रिएक्शन करेंगे, तो हमको क्या है, Ki मिल जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड मिल जाएगा। तो ये जो 2 मेथड है, ये मैंने आपको बता दी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, लैब मेथड मैंने आपको बता दिया। इंडस्ट्रियल मेथड में हम क्या कर रहे हैं, फेरोफेरिक आयरन गेन कर रहे हैं। कैसे गेन कर रहे हैं, आयरन और अमोनिया आयोडीन की रिएक्शन
कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है फेरोफेरिक आयोडाइड। इस फेरोफेरिक आयोडाइड की रिएक्शन हम फर्दर K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट के साथ कर रहे हैं तो हमको जो है क्या मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है पोटेशियम आयोडाइड जो हमको चाहिए। तो ये है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड मैंने क्यों मिटा दिया, KI लिख देता हूं, KI, ठीक है। अब इसकी हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये पाउडर फॉर्म में होता है, ग्रेन्युलर, ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है ये, ठीक है। सॉल्युबल होता है वाटर में, अल्कोहल में, ग्लिसरीन में, ठीक है। लेकिन लिटमस पेपर की अगर हम बात करें तो लिटमस पेपर में जो है ये वो होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। लिटमस पेपर में न्यूट्रल होता है, कोई एक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। तीसरा क्या है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसकी, ये क्या होता है, स्लाइटली सलाइन इन टेस्ट होता है और बिटर, सलाइन और बिटर इन टेस्ट ये रहता है। तो ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, अगर हम इसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, अब देखिए कितना प्यारा नाम है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन हम अगर AgNO3 के साथ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पोटेशियम, क्या मिलेगा, सिल्वर आयोडाइड, इतना अलग हो जाएगा AgI, ठीक है, ये गैस नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, AgI हमको मिल जाएगा प्लस KNO3, सिंपल सी बात, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट हमें मिल जाएगा, ठीक है। यह है आपकी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। बात करते हैं इसकी यूजेस की, ठीक है। अगर हम यूजेस की बात करें, ठीक है, आपको समझ आ गया। अगर हम यूजेस की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो ये पहला तो हम एक्सपेक्टोरेंट में पढ़ रहे हैं, तो एक्सपेक्टोरेंट, एज एन एक्सपेक्टोरेंट्स ये रेंट यूज हो रहा है। डायूरेटिक की तरह यूरिन सिक्रीशन को जो इंक्रीज कर देता है उसके लिए भी ये यूज होगा, उसमें भी ये यूज होता है, ठीक है। एंटी फंगल एजेंट, अब देखिए एंटी फंगल एजेंट, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी ये यूज होता है। और चौथा और लास्ट है आपका रिच सोर्स है ये किसका, पोटेशियम एंड आयोडीन का, ठीक है। अगर आपको जो है पोटेशियम की कमी हो गई है, अगर आपको आयोडीन की कमी हो गई है, ठीक है, तो जो है आप जो है इस पोटेशियम आयोडाइड को ओरल रूट से इजीली ले सकते हो। तो ये इसी के साथ आपका खत्म होता है पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट जो ड्रग है वो आपकी है अमोनियम क्लोराइड, जो मैंने कवर की हुई है, ठीक है। मैं इसके बाद वीडियो डाल रहा हूँ जहाँ पर मैंने पुरानी वीडियो में जो एसिडिफायर्स हैं, क्योंकि एसिडिफायर्स में भी है, आपके सिलेबस में भी है अमोनियम, ये इन्होंने सिलेबस में शायद 2 बार दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, सॉरी, ठीक है। वही जैसे हम नॉर्मल पढ़ते हैं वही उसमें पढ़ेंगे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब देखिए क्या होता है, अमोनियम NH4 क्लोराइड Cl, NH4Cl, मॉलिक्यूलर वेट 53.49 क्या ग्राम। बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, इजी है। अमोनियम और क्लोराइड, अमोनिया की रिएक्शन जब हम, अब देखिए NH3 अमोनिया की रिएक्शन जब हम किसके साथ कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। ये क्या है, एसिड है, ये बेस है, ठीक है। आप इसको ऐसे याद नहीं और आप इसको ऐसे लिख दीजिए, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बन रहा है आपका NH4Cl, क्या बन रहा है NH4, ये देखो 3 हाइड्रोजन, एक और जुड़ गया, 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। N का N रहा, Cl का Cl रहा, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लो, ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ ऐड हो गया, ठीक है। ये देखो
कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल? 4 हाइड्रोजन हो गए, Cl Cl N N, ठीक है, NH4Cl, यही तो हमको चाहिए था, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। दूसरा हम क्या कर रहे हैं? दूसरा हम कर रहे हैं अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन। अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से, NaCl, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम NH4 का होल ट्राइस सल्फेट SO4, ठीक है। ये होता है अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। हम इसके 2 मोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या निकलेगा इससे? ध्यान से देखिए आप, क्या निकल सकता है इससे निकलेगा NH3, 2 मोल अमोनिया के 2HCl प्लस H2O, अब ये देखिए, सॉरी H2O नहीं, Na2SO4। कैसे निकलेगा? 2 मोल अगर HCl निकाल दे, 2 मोल HCl मतलब 2 यहाँ से हाइड्रोजन निकल गए, 2 यहाँ से क्लोरीन निकल गए। अब 2 यहाँ से क्लोरीन, देखो ये 2 NaCl का मतलब क्या है? 2 सोडियम के मॉलिक्यूल हैं, 2 कैल्शियम क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। NH4 का होल ट्राइस मतलब N कितने हैं, यहाँ पर ही लिख देता हूँ, N कितने हैं? 2 हैं, और H कितने हैं? H4 है और ये 2 है, 4 2 जा 8। अब इसमें से हमने जो है 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, तो 8 - 2 = 6। अब यहाँ क्या बचे? 6 बचे, ठीक है, यहाँ क्या बचे? 6 बचे। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? यहाँ से 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो यहाँ पर क्या हो गया? NH3 का होल ट्राइस। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्यों? ये NH4 का होल ट्राइस क्या है? ये NH4 × NH4 है। मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, NH4 × NH4 है। तो 1 हाइड्रोजन हमने यहाँ से निकाल दिया, 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया, तो कितना बचा? NH3 × NH3, तो 2 मोल NH3 के बच गए। तो अब NH3 का होल ट्राइस तो कुछ चीज़ नहीं होती है, तो आप क्या करोगे? ट्राइस NH3 कर दोगे, ये आ गया ट्राइस NH3। और बाकी जितना भी बचा, क्या बचा? यहाँ से हमने 2 ये हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन ने रिएक्शन कर दी, तो 2HCl ये बन गया, ये हो गया खत्म। तो बाकी क्या बचा? 2 मोल Na के बचे और 1 मोल आपका SO4 का बचा, तो Na2SO4। 2NaSO4 नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए हम इसको Na2SO4 लिख देंगे, ठीक है। तो ये है आपका अमोनिया। अब लेकिन हमें अमोनिया तो चाहिए ही नहीं था। अब इस अमोनिया की हम फर्दर ये वाली रिएक्शन कर देंगे। इस अमोनिया की रिएक्शन हम HCl से कर देंगे, ठीक है। अब पेपर में ऐसे मत करके आना, निशान मत लगा लेना, यहाँ पर फर्दर लिखना, फिर इसकी रिएक्शन प्लस HCl के साथ 2 मोल ले लो, क्योंकि 2 भी ये लिया है तो 2 मोल ही बन जाएंगे NH4Cl के बाद, एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका खत्म, ठीक है। ये 2 इसके जो है ये होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसमें स्टार मार्क भी लगा हुआ है, ऐसे भी पढ़ना है इसका हमको, ठीक है। या अब हम बात करते हैं इसकी, ये हो गया, अब हम बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी इजी है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, क्या हो सकती है फिजिकल प्रॉपर्टी? ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लीजिए, ठीक है। एक तो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है जो अमोनियम क्लोराइड है। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप उस पर्टिकुलर कंपाउंड को आप कहीं रखोगे तो उसके चारों तरफ जितने भी एनवायरनमेंट है, उसमें जितनी भी नमी है, नमी बोले तो नमी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी जो है वो गेन कर लेता है, ठीक है, तो वो भी वेट सा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, एक तो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, और इसमें बाकी व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ये वो सो तो आप लिख ही लोगे। एक चीज और है इसमें, जो इसका 0.8% वेट बाय वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन है वो सीरम के लिए क्या है? आइसोटोनिक है। जैसे 0.9% होता था ना NaCl का, वैसे ही, ठीक है, आइसोटोनिक ये है। ये हो गई आपकी कौन सी? ये हो गई आपकी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही है इसमें, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ एक केमिकल प्रॉपर्टी है। आपको याद होगा जब मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली रिएक्शन बताई थी, मैंने क्या बताया था? अब याद कीजिए, मैंने कहा था जब अमोनिया की रिएक्शन HCl के साथ करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? NH4Cl। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें आप लिखोगे इन इट्स वेपर फॉर्म। वेपर फॉर्म में क्या होता है? जो ये NH4Cl है ये कन्वर्ट हो जाता है NH3 प्लस HCl। अब देखिए
इसका उल्टा है, ये हमने यहाँ से ऐसे पढ़ा था, इसमें हम ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। चीज़ वही है, इसका उल्टा है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी आपकी जो होगी ख़त्म हो चुकी है। अब हम अब इसमें इसके बाद है आपका ऐसे, इसके बाद है आपका ऐसे। अब देखिए ऐसे में क्या है, एसिड बेस टाइट्रेशन होता है। अब देखिए मैंने क्या बोला, एसिड बेस टाइट्रेशन होता है। एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होता है, हम एक एसिड लेंगे एक बेस लेंगे, सिंपल सी बात है। बेस तो हम ले रहे हैं, एसिड हम ले रहे हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन में बेसिकली होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को हम फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ठीक है, फॉर्मिक एसिड पढ़ा ना आपने HCOOH, ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड HCHO के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा इससे। अब देखो ध्यान से, एक तो इससे बनता है मिथेनिमीन, ठीक है, उसके फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड NH, या इसको हम लिख देते हैं CH3N, ठीक है, ये सही बन रहा है CH2 2 to 4 1 2 3, ठीक है। इसकी रिएक्शन इसके साथ प्लस, अब देखिए और क्या बन सकता है इसमें, HCl, ये जो HCl निकल गया है प्रॉपर HCl, ठीक है। और ये जो HCl है ये निकल गया इसमें, ठीक है। और बचा, अब क्या बचा है, H2 ही बचा, और क्या बचेगा, तो ये आ जाएगा H2O। तो अब इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये। अब हम ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या करते हैं, अब मैं बता रहा हूँ पहले, ठीक है। ऐसे में क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन हम इस सब्सटेंस के साथ करते हैं, ठीक है, किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ, और हमें क्या मिलता है, जो लिबरेटेड एसिड होता है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, जो लिबरेटेड एसिड होती है उसको हम टाइट्रेट करते हैं। ऐसे में हम ज़्यादातर टाइट्रेशन ही करते हैं ना, टाइट्रेशन करते हैं इसका किससे, 0.1 नॉर्मल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको टाइट्रेट करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेट करते हैं और NaCl प्लस H2O मिल जाता है। तो ये है इसकी ऐसे मेथड, ठीक है। हम क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड से एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, CHO ग्रुप होता है तो एल्डिहाइड होता है, ये आपने 12th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। उसकी रिएक्शन हम करते हैं NH4Cl से। NH4Cl क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं। तो हमें मेथिनिमीन बनता है और HCl बनता है और वाटर निकलता है। जो HCl है उसकी हम टाइट्रेशन करते हैं अगेंस्ट ये नॉन कंसंट्रेशन में जो हम लेते हैं 0.1 नॉर्मल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमें जो मिलता है, ये जो पूरा मेथड है ये है इसका ऐसे मेथड, एसिड बेस टाइट्रेशन। आप यहाँ पे प्रिंसिपल भी लिख सकते हो एसिड बेस टाइट्रेशन करके, ठीक है, ये है आपका। अब हम बात करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की। अगर हम इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें, ठीक है, रफ कर देता हूं, ठीक है। अगर हम इसके देखिए आइडेंटिफिकेशन, अब देखिए टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की अगर हम बात करें, NH4Cl की रिएक्शन हम NaOH के साथ करते हैं, ठीक है, बॉइल्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, अब ध्यान से समझिएगा इसको, हमें क्या मिल सकता है, इसमें इतना बाहर निकल जाएगा सिंपल सी, तो हमें मिलेगा NH4OH। ये क्या है, इसका बड़ा प्यारा नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बहुत क्यूट कंपाउंड है, हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर और क्या बच जाएगा, NaCl, ठीक है, NaCl। अब ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या होगा, ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसके आयंस क्या है, अमोनियम और OH, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ का, ठीक है, ये इधर चले जाएगा, एक बॉन्ड बना लेगा, तो ये हो जाएगा, ये इसके पास चले गया इधर, तो यहाँ क्या बचा, एक हाइड्रोजन चले गया है नेगेटिव वाले के पास, तो NH3 प्लस H2O, ठीक है। समझ में ऐसे नहीं आ रहा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको इधर को देखने की आदत है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, जो NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, हाइड्रोजन इधर चले गया, NH3 प्लस H2O।
ये इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। लेकिन इससे आइडेंटिफाई क्या हुआ, हमको तो ये आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट मतलब क्या होता है कि आपको भाई ये पता लगाना है कि जो पर्टिकुलर कंपाउंड हमने NaOH सॉल्यूशन में जो कंपाउंड हमने डाला है ये वही कंपाउंड है जो हमको चाहिए। अब अगर इसको, अभी तो मैंने पेपर पेन पे बताया कि ये रिएक्शन है, जब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है उसमें, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें बॉइल सॉल्यूशन डालेंगे, जो NaOH के पैलेट्स होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के छोटे छोटे ऐसे व्हाइट कलर के पैलेट होते हैं, तो पैलेट को हम वाटर में डाल के उसका एक सॉल्यूशन बना देंगे। जब भी आप जो है NaOH को जो है वाटर में डालते हो तो वो थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस करता है, गर्म होता है, ठीक है। उसके पीछे भी रीजन है, उस पर भी कभी हम बात करेंगे। खैर, तो अभी आपने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ी होंगी। खैर, तो अब देखिए हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ आपने ये सॉल्यूशन डाल दिया इधर पे NaOH, और उसके ऊपर आप NH4Cl डाल दोगे। NH4Cl डाल के से आप हिलाओगे तो उसमें से एक अजीब से आपको अमोनिया का ऑर्डर आने लग जाएगा, ठीक है, स्मेल आने लग जाएगी अमोनिया की। अगर आ रही है तो इसका मतलब क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट सही है। इसका मतलब जो आपने ऊपर से ये ऐड किया था ये अमोनियम क्लोराइड ही है। अगर नहीं आ रही अमोनिया की ऑर्डर तो नहीं है। अब देखिए, ठीक है, तो ये है इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी यूजेस की। ये यूज, देखो अब ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए यूज होता है। यूजेस की अगर हम बात करें 1 2 3, पहला तो हो गया, अब आप एसिडिफाइंग में पढ़ रहे हो, ठीक है, एसिडिफायर्स पढ़ रहे हो, तो पहला तो हो गया एसिडिफायर्स होता है, एसिडिफायर, ठीक है, एज एन एसिडिफायर यूज होता है पहला। दूसरा एक्सपेक्टोरेंट्स में यूज होता है, ठीक है, और तीसरा डाईयूरेटिक्स। तीसरा क्या है, ये डायूरेटिक है, ठीक है। एसिडिफायर में यूज होता है। एक्सपेक्टोरेंट मतलब कफ सिरप वगैरह में आगे पढ़ोगे आप। डायूरेटिक जो यूरिन सिक्रीशन को, मैंने आपको बताया था ना, यूरिन सिक्रीशन को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। ये है, तो ये हमारे साथ पहली ड्रग जो है खत्म हुई, जिसका नाम था बोलो भाई, बोलो, जिसका नाम था अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, पेपर में आई है, पिछले साल पूछी गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो अमोनियम क्लोराइड की वीडियो आपने देख ली होगी, ठीक है, NH4Cl, ठीक है। दोनों में सेम ही लिखना है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। एक बार अब हम लास्ट में क्विक रिवाइज कर देते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं एक्सपेक्टोरेंट्स में हमने क्या पढ़ा, मैं बेसिकली पूरा रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक्सपेक्टोरेंट उसके क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम बात कर रहे हैं, मोटा मोटा मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, जो स्पुटम की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं, हेल्प करते हैं उसको एक्सक्रीट आउट करवाने में, किसको, स्पुटम को, बलगम को, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, सिडेटिव और स्टिमुलेंट, ठीक है। जो सिडेटिव होते हैं, सिडेटिव क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको जो गैस्ट्रिक वो रिफ्लेक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। मतलब ये अपना स्टमक में जाके जो है स्टमक को इरिटेट करते हैं, जिससे गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है और कफ जो है बाहर आने लग जाता है। बेसिकली हम ये उस समय करते हैं जब ट्रैकिया में, अगर हमें लगता है कि ट्रैकिया में अगर बलगम फंसा हुआ है तो उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा है स्टिमुलेंट क्या करते हैं, ये जो सिक्रेटरी सेल्स है उसे स्टिमुलेट करते हैं, जिससे वहां पर फ्लूइड आ जाए, फ्लूइड ज्यादा हो जाए। फ्लूइड ज्यादा होगा तो क्या होगा, विस्कोसिटी क्या होगी, जो कम विस्कोसिटी है वो जो है, जो ज्यादा विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी। हमें विस्कोसिटी को कम करना है, हमें गाढ़ेपन को कम करना है, जिससे वो उसका जो फ्लो प्रॉपर्टी है, जो बहाव है वो बढ़ जाए और उससे जो है कफ इजीली जो है बाहर आ जाए, वरना बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होती है, ठीक है। तो यह है इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल है यूकेलिप्टस और किसका एग्जाम्पल, स्टिमुलेंट का एग्जाम्पल है यूकेलिप्टस और लेमन, ये स्टिमुलेंट का एग्जाम्पल है। और ये जो पहला हमने पढ़ा था सिडेटिव का एग्जाम्पल है पोटेशियम आयोडाइड, खुद एक सिडेटिव का एग्जाम्पल है। अमोनियम क्लोराइड भी सिडेटिव का एग्जाम्पल है। खैर, तो अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। 2 टाइप के होते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दोनों टाइप में क्या करते हैं, 2 तरीके से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं, पहला ये क्या करते हैं, अब ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। पहला अपना है बलगम वाली खांसी के लिए, दूसरा है सूखी खांसी के लिए। बलगम वाली खांसी की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था, हमको क्या करना है, बेसिकली हमारा काम क्या है कि जो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाए विस्कोसिटी
जो बढ़ी हुई विस्कोसिटी, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, विस्कोसिटी को हम कम कर रहे हैं, विस्कोसिटी को कम कर रहे हैं मतलब गाढ़ेपन को, शांतता को कम कर रहे हैं। विस्कोसिटी कम होगी मतलब उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ेगी। शहद है बहुत गाढ़ा होता है, अगर हम शहद में पानी मिला देंगे या कुछ और मटेरियल मिला के उसको थोड़ा सा हम हिला लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, धीरे 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 हिलने लग जाएगा, बहने लग जाएगा। ठीक है, तो क्यों, उसकी जो बढ़ी हुई विस्कोसिटी है उसको हमने कम कर दिया। तो विस्कोसिटी जैसे ही कम होगी मतलब हम क्या कर रहे हैं, बलगम की विस्कोसिटी, शहद को यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए बलगम से। ठीक है, बलगम की स्फुटम की, बलगम और स्फुटम एक ही चीज है, दोनों की जो बहाव है वो कम हो गया क्योंकि वो बहुत गाढ़ा हो गया, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हो गई है। तो हमें विस्कोसिटी को कम करना है। तो विस्कोसिटी कम हम तब करेंगे जब हम उसमें सिक्रेटरी सेल्स को प्रेरित करेंगे, सिक्रेटरी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे। इसके लिए हम एक्सपेक्टोरेंट यूज कर रहे हैं। सिक्रेटरी सेल क्या करेंगे, फ्लूइड को रिलीज करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, किसको, फ्लूइड को। वो फ्लूइड क्या है, जो सिक्रेटरी सेल जिसे प्रोड्यूस कर रही है वो फ्लूइड है। वो फ्लूइड क्या करेगा, हमारे बलगम में जाएगा, स्पुटम में जाएगा और उसको क्या करेगा, उसकी विस्कोसिटी कम करेगा जिससे वो बहना शुरू हो जाएगा और हम खांसी के थ्रू ऐसे करके हम जो है उसे बाहर निकाल देंगे। किसे, स्पुटम को। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं हो गए आई होप। उसके बाद दूसरा हम क्या कर रहे हैं, ड्राई कफ के लिए यूज कर रहे हैं। तो हमको इसमें कफ तो है नहीं, तो जो हम फिर भी हम सिक्रेटरी सेल को प्रेरित करेंगे कि वहां पर जाए और जहां पर इरिटेशन हो रही है, क्योंकि खांसते 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 बलगम तो है नहीं उधर पे, तो क्या हो गया, वहां पर पूरे घाव हो गए हैं, अंदर से अल्सर्स हो गए हैं छोटे छोटे। ठीक है, इंटरनल है, और पेन हो रही है, काफी इन्फ्लामेशन हो रही है, सूजन हो जा रही है। इन्फ्लामेशन और सूजन, स्वेलिंग सब एक ही चीज है। ठीक है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला। खैर, तो अब क्या है, उसमें जो सिक्रेटरी सेल्स है वो जाएंगे और उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा सा उसे आराम से जो है खांसी हो जाए लेकिन ज़्यादा पेनफुल ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो धीरे धीरे जो है वो ड्राई कफ से भी हमें निजात मिल जाएगी। तो ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका, एक्सपेक्टोरेंट्स का। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिलता है, मेरे सारे सब्सक्राइबर का मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे काम और भी रहते हैं मेरे पे, लेकिन मैं सबके मैसेज पढ़ता हूँ। ठीक है, मॉर्निंग में जैसे मैं उठता हूँ तो सबसे पहले मैं यही सब्सक्राइबर्स के मैसेज पढ़ता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है, काफ़ी मैं मोटिवेटेड रहता हूँ। आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।